हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल परफेक्ट फार्मेसी पे। मैं हूं सुनीता कंवर एंड आज के वीडियो के अंदर हम लोग जो हमारा 6 सेमेस्टर का सब्जेक्ट है हर्बल ड्रग टेक्नोलॉजीज की 4th यूनिट जो है उसे कंटिन्यू करेंगे। तो 4th यूनिट के अंदर हमारे पास 3 टॉपिक्स थे। फर्स्ट टॉपिक हमारे पास है इवैल्यूएशन ऑफ ड्रग्स, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। देन इसके बाद में सेकेंड टॉपिक जो है हमारे पास में वो है पेटेंटिंग एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स ऑफ नेचुरल प्रोडक्ट्स, ये भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। देन जो थर्ड टॉपिक है वो हम आज की वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे, जो कि हमारा है रेगुलेटरी इशूज़, ठीक है। तो जो भी रेगुलेटरी इश्यूज होते हैं हर्बल इंडस्ट्री के अंदर, उससे रिलेटेड जो भी टॉपिक्स आएंगे वो हम आज के वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो ये चीज़ आप लोग देख लेना, आज जो है हमारा हर्बल ड्रग टेक्नोलॉजी का कंप्लीट सिलेबस के प्रॉपर वीडियो लेक्चर्स जो हैं वो कंप्लीट हो जाएंगी यूट्यूब चैनल पर, एंड नोट्स जो हैं वो सारे कंप्लीट ऑलरेडी अपलोडेड है ऑफिशियल वेबसाइट perfectpharmacy.in पर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर सब कुछ टेलीग्राम चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड है, तो सारी चीज़ें आप लोग चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपका जो हर्बल ड्रग टेक्नोलॉजी वाला सब्जेक्ट है वो आराम से बहुत ही ईजिली कंप्लीट हो जाएगा, तो आप यहाँ से इसे आराम से पढ़ सकते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा रेगुलेटरी इश्यूज़। तो रेगुलेटरी इश्यूज़ का सिंपली मतलब क्या हुआ, जैसे कोई भी चीज़ होती है तो उसे रेगुलेट करने वाले लोग रहते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर किसी चीज़ को कोई रेगुलेट नहीं करेगा तो फिर तो सब खराब हो ही जाएगा। जैसे कॉलेज हमारा है तो उसे भी कहीं ना कहीं लोग कुछ मिलकर के रेगुलेट कर रहे हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट मिल करके, तो उसी वजह से हमारा कॉलेज जो है वो आराम से चल पा रहा है। अगर कोई भी एक डिपार्टमेंट वाले लोग बोले कि हम तो हमारा काम कर ही नहीं रहे, तो फिर कॉलेज कैसे चलेगा। तो उसी तरीके से हर्बल इंडस्ट्री जो है उसे रेगुलेट करने वाली भी कुछ चीज़ें रहती हैं, जिसकी मदद से जो इंडस्ट्री है वो आराम से स्मूथली जो है वो चल पाती है। अब रेगुलेटरी इश्यूज़ यही होते हैं कि मतलब रेगुलेशन के अंदर क्या क्या चीज़ें हमारे पास में रहती है। अब रेगुलेशन जो है उसकी ज़रूरत क्या है, तो रेगुलेशन जो है वो कहीं ना कहीं मदद करती है एक तो नेचुरल प्रोडक्ट को यूज़ करने वाले लोगों को प्रोटेक्ट करने में, एंड नेचर जो है उसे भी प्रोटेक्ट करने में जो है रेगुलेशन वो कहीं ना कहीं मदद करती है। देन नेचुरल प्रोडक्ट्स जो होते हैं उसके स्टैंडर्ड्स को इम्प्रूव करती है और उसके यूज़ जो होता है उसे भी बढ़ाती है, ठीक है। देन नेचुरल प्रोडक्ट से रिलेटेड जितने भी लॉज होते हैं उन्हें प्रिपेयर करती है, एंड उन्हें उनके अंदर कोई भी चेंजेस वगैरह करने होते हैं वो करती है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो रेगुलेशन कहीं ना कहीं इन चीज़ों में मदद करती है, तो इसलिए रेगुलेशन की ज़रूरत होती है। अब इंडिया के अंदर जो रेगुलेशन है तो मेन 2 रेगुलेशंस हमारे पास में इंडिया के अंदर है हर्बल इंडस्ट्री के अंदर। एक तो है ASU DTAB एंड एक है ASU DCC। अब DTAB एंड DCC ये तो हम लोगों ने जूरिस्प्रूडेंस के अंदर पहले पढ़ा था, बट यहाँ पर हमारे पास में ये जो है वो ASU DTAB है, मतलब आयुर्वेदिक सिद्धा एंड यूनानी ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड, ठीक है। मतलब ये क्या है, मेनली आयुर्वेदिक सिद्धा एंड यूनानी मेडिसिन सिस्टम जो है उससे रिलेटेड ये रहने वाला है, ठीक है। अब जो ASU DTAB इसका सबसे मेन फंक्शन क्या रहता है कि ये क्या करते हैं कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट हो गई एंड स्टेट गवर्नमेंट हो गई, इन दोनों को ही एडवाइस करते हैं जितने भी मैटर जो हैं वो आयुर्वेदिक सिद्धा एंड यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन से रिलेटेड होते हैं, उन सभी मैटर्स के लिए ये सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट को एडवाइस करते हैं, उन्हें सलाह देते हैं कि ये चीज़ कैसे होनी चाहिए कैसे नहीं होनी चाहिए। तो ये सबसे मेन काम होता है ASU DTAB का, ठीक है। अब इसके बाद में मेन हम लोग देखते हैं कि इसका कंपोजिशन क्या होता है। DTAB का जो कंपोजिशन है कहीं ना कहीं वही सेम इसका भी रहता है। तो जैसे इसके अंदर एक्स ऑफिशियो मेंबर्स होते हैं कुछ, जो कि पहले आते हैं द डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस, देन सेकेंड आते हैं द ड्रग्स कंट्रोलर इंडिया, थर्ड आते हैं प्रिंसिपल ऑफिसर जो कि डील करते हैं इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन इन द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, वो भी इसके अंदर आते हैं, ठीक है। देन जो डायरेक्टर होते हैं सेंट्रल ड्रग्स लैबोरेटरी कोलकाता के, वो भी एक्स ऑफिशियो मेंबर्स के अंदर आ जाते हैं। देन दूसरे आते हैं मेंबर्स नॉमिनेटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो जो मेंबर्स नॉमिनेटेड होते हैं ASU DTAB के अंदर जो आते हैं। तो सबसे पहला एक गवर्नमेंट एनालिस्ट होता है, देन एक फार्माकोग्नोसिस्ट होता है, देन एक फाइटोकेमिस्ट होते हैं, देन 2 लोग होते हैं आयुर्वेदिक फार्माकोपिया कमेटी से एंड यूनानी फार्माकोपिया कमेटी से, एंड एक होते हैं सिद्धा फार्माकोपिया कमेटी से, ठीक है। देन एक टीचर होते हैं द्रव्य गुना एंड भैष्या कल्पना के अंदर, एक टीचर होते हैं इल्मुल अडविया एंड टाकलिस व दवासाजी के अंदर, मतलब ये क्या है हर्बल इंडस्ट्री से रिलेटेड चीज़ें रहती हैं। एक टीचर होते हैं गुनापादम से, ठीक है। देन
तीन लोग होंगे, एक तो आयुर्वेदिक ड्रग इंडस्ट्री से, एक सिद्धा ड्रग इंडस्ट्री से, एक यूनानी ड्रग इंडस्ट्री से, ठीक है। देन तीन लोग होंगे प्रैक्टिशनर्स जो हैं आयुर्वेदिक, सिद्धा, यूनानी एंड तिब्बत सिस्टम ऑफ मेडिसिन के, ठीक है। एक एक प्रैक्टिशनर हर एक इंडस्ट्री से, ठीक है। देन एक चेयरमैन रहेंगे, एक सेक्रेटरी रहेंगे, दूसरे क्लरिकल स्टाफ जो है जो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से अपॉइंट करे गए वो सब रहेंगे, ठीक है। तो ये जो है हमारा कंपोजिशन हो जाता है ASU DT AB का, ठीक है। तो क्वेश्चन अगर ASU DT AB से आएगा तो इसका फंक्शन तो बहुत ही थोड़ा सा है, तो कंपोजिशन हमें इसलिए याद करना पड़ेगा अगर हमें एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है तो इसका जो कंपोजिशन है वो हमें याद करना ही होगा, ठीक है। दूसरा हमारे पास में आता है ASU DCC, मतलब आयुर्वेदिक, सिद्धा एंड यूनानी ड्रग्स कंसल्टेटिव कमेटी। अब ड्रग्स कंसल्टेटिव कमेटी जो है इसका क्या काम रहता है, इनका मेन काम ये रहता है कि जब भी ज़रूरत हो सेंट्रल गवर्नमेंट को या फिर उन्हें गाइड करने के लिए ये लोग मिलते हैं, ठीक है। तो इनका मेन काम रहता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को गाइड करना एंड उन्हें मतलब कोई भी ज़रूरत हो तो उस चीज़ पर उन्हें सलाह देना। अब DCC के अंदर मेन क्या रहता है कि ये अपने खुद के कामों को खुद ही रेगुलेट कर सकते हैं। अब जो ASU DCC है इसका क्या कंपोजिशन रहता है, तो सबसे पहले तो इसके अंदर 2 रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा नॉमिनेटेड होते हैं। देन एक रिप्रेजेंटेटिव हर एक स्टेट से होता है जो कि रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट जो है, हर एक स्टेट की जो गवर्नमेंट है वो एक रिप्रेजेंटेटिव जो है वो यहाँ पर भेजती है, ठीक है। तो ASU DCC के अंदर एक तो 2 रिप्रेजेंटेटिव सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा नॉमिनेटेड हो गए एंड एक रिप्रेजेंटेटिव हर एक स्टेट का स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा नॉमिनेटेड जो है वो होता है, ठीक है। तो ये हमारे रेगुलेशंस इन इंडिया हो गए ASU DTAB एंड ASU DCC। नाउ नेक्स्ट आता है हमारा मेन टॉपिक शेड्यूल Z, जो कि ऑलमोस्ट हर बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है, ठीक है। तो इसका टॉपिक क्या रहेगा, रेगुलेशन ऑफ मैन्युफैक्चर ऑफ ASU ड्रग्स, मतलब जो ASU ड्रग्स की मैन्युफैक्चरिंग होती है उससे रेगुलेट करने के लिए जो भी रहता है, एंड शेड्यूल Z ऑफ ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट फॉर ASU ड्रग्स। तो जो शेड्यूल Z होता है ना ASU ड्रग्स के लिए, उसके अंदर मेन यही रहता है कि ASU ड्रग्स की मैन्युफैक्चरिंग के लिए क्या क्या रेगुलेशंस वगैरह हमें फॉलो करनी होती है, वही चीज़ें जो है वो शेड्यूल Z के अंदर आती है, ठीक है। तो कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं जिसकी हेल्प से जो है ASU ड्रग्स की मैन्युफैक्चरिंग करी जाती है, जिसके हिसाब से जो है ASU ड्रग्स को मैन्युफैक्चर करा जाता है। तो सिंपली कुछ सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स होते हैं जिनके हिसाब से ASU ड्रग्स जो है उन्हें मैन्युफैक्चर करा जाता है। अब जो मैन्युफैक्चरिंग है वो हमेशा हाइजीनिक कंडीशंस के अंदर ही होनी चाहिए, ठीक है। जितनी भी मेडिसिन जो है वो ASU ड्रग्स जितनी भी उन्हें मैन्युफैक्चर करा जा रहा है तो एक प्रॉपर फॉर्मूला जो दिया गया है, मतलब वो भी सेट ऑफ स्टैंडर्ड के अंदर ही आ जाता है कि एक प्रॉपर फॉर्मूला दिया गया है, उसके अकॉर्डिंग ही उसे जो है हमें मैन्युफैक्चर करना है, जो कि आयुर्वेदिक, सिद्धा एंड यूनानी मेडिसिन सिस्टम के अंदर जो है वो इंक्लूडेड रहता है, ठीक है। अब जो स्टेट गवर्नमेंट है उसके द्वारा लाइसेंस जो है वो दिया जाता है ASU ड्रग्स की मैन्युफैक्चरिंग के लिए। नाउ अगर किसी को भी मैन्युफैक्चरिंग करनी है ASU ड्रग्स की, मतलब आयुर्वेदिक, सिद्धा एंड यूनानी ड्रग्स की, तो उसके लिए क्या है, एक तो पहली बात यह है कि प्रॉपर हाइजीनिक कंडीशंस के अंदर ही मैन्युफैक्चरिंग करनी है, ठीक है। कॉम्पिटेंट स्टाफ वहाँ पर रहना चाहिए एंड फुल टाइम एम्प्लॉय होने चाहिए जिनके पास में इसमें से कुछ ना कुछ क्वालिफिकेशन जो है वो रहनी चाहिए। पहला ये है डिग्री हो ASU मेडिसिन सिस्टम के अंदर एक रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन से, या फिर डिप्लोमा हो ASU मेडिसिन के अंदर रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन से, ठीक है। या फिर ग्रेजुएशन करी हुई हो फार्मेसी के अंदर एंड साथ साथ कम से कम 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए ASU ड्रग्स की मैन्युफैक्चरिंग के अंदर, ठीक है। या फिर नेक्स्ट ये आता है कि जो उनके क्वालिफिकेशन है वो ये होनी चाहिए कि वो वैद्य हैं या फिर हकीम हैं जो कि स्टेट रजिस्टर जो है उसके अंदर ऑलरेडी रजिस्टर्ड एंड साथ साथ उन्हें 4 साल का एक्सपीरियंस है ASU ड्रग्स की मैन्युफैक्चरिंग के अंदर। देन या तो वो फार्मासिस्ट है ASU सिस्टम के अंदर एंड साथ साथ उन्हें मैन्युफैक्चरिंग के अंदर 8 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, ठीक है। तो क्वालिफिकेशन जो है इसमें से कुछ ना कुछ उनके पास में क्वालिफिकेशन रहनी चाहिए अगर उन्हें मैन्युफैक्चरिंग करनी है ASU ड्रग्स की, मतलब आयुर्वेदिक, सिद्धा एंड यूनानी मेडिसिन की मैन्युफैक्चरिंग अगर करनी है तो इसमें से कुछ ना कुछ क्वालिफिकेशन उनके पास में रहनी चाहिए, ठीक है। अब जो हमारा शेड्यूल Z है ना, शेड्यूल Z के अंदर मेनली क्या है कि ASU ड्रग्स जो है उसके लिए क्लिनिकल ट्रायल्स के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती है ना, वो चीज़ कहीं ना कहीं इसके अंदर मेंशन करी गई है, ठीक है। तो गुड क्लिनिकल प्रैक्टिसेस हमारे पास में क्या रहती है, जब हम क्या बोलते हैं क्लिनिकल ट्रायल्स को परफॉर्म कर रहे हैं तो वो चीज़ भी शेड्यूल Z के अंदर इन्वॉल्व होती है।
तो मतलब ASU ड्रग्स जो है उसकी मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, देन उसके बाद में उसे सेल करना है, ठीक है। तो सेल करने के पहले क्लिनिकल ट्रायल करनी ज़रूरी है। ये चीज़ जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से दी गई थी, बट इंडस्ट्रीज़ जो हैं ASU इंडस्ट्रीज़ जो मतलब ASU ड्रग्स को मैन्युफैक्चर करे, उन्होंने इस क्लिनिकल ट्रायल वाली चीज़ को जो है वो अपोज करा था, क्योंकि उन्हें ये लगता है कि पहले से ही जो हमारे पास में हर्बल ड्रग्स हैं, जो आयुर्वेदिक सिद्ध एंड यूनानी ड्रग्स है, ठीक है, वो पहले से ही अभी मार्केट के अंदर बहुत कम चल रही हैं। बट अगर अभी क्लिनिकल ट्रायल्स वाली चीज़ और यहाँ पर लगा देंगे तो उन्हें ये लगता है कि इंडस्ट्री जो है वो पूरी की पूरी ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। तो मेनली जो भी ASU ड्रग्स है, आयुर्वेदिक सिद्ध एंड यूनानी ड्रग्स, इनसे रिलेटेड जो भी चीज़ें मैन्युफैक्चरिंग के लिए, सेल के लिए, वो सारी की सारी चीज़ें शेड्यूल Z के अंदर आती हैं। देन जो क्लिनिकल ट्रायल्स होती हैं ASU ड्रग्स के लिए, उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जो है वो भी शेड्यूल Z के अंदर आती है। नाउ जो ASU ड्रग्स हैं, जो कि आयुर्वेदिक सिद्ध एंड यूनानी ड्रग्स है, ठीक है, वो मिस ब्रांडेड हो सकती है, एडल्ट्रेटेड हो सकती है, या फिर स्प्यूरियस भी हो सकती है। मिस ब्रांडेड ड्रग है, मिस ब्रांडेड का मतलब क्या हुआ कि उसके अंदर कोई भी डैमेज है, ठीक है, उसे छुपाने के लिए कलर करा गया है, कोट करा गया है, किसी भी तरह की पॉलिशिंग करी गई है, या फिर जितनी उसकी थेरापेटिक वैल्यू है, जितना उसकी फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी है, उससे ज़्यादा उसकी एक्टिविटी जो है वो शो करी गई है, तो वो मिस ब्रांडेड ड्रग कहलाती है। या फिर उसकी लेबलिंग जो है वो प्रेस्क्राइब मैनर के अंदर नहीं हुई है, तो भी उसे हम लोग मिस ब्रांडेड ड्रग कहते हैं। या फिर क्या होता है कि लेबल या कंटेनर जो है उसके ऊपर किसी भी तरह की मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट है, तो उसे भी हम लोग कहेंगे मिस ब्रांडेड ड्रग। दूसरी आती है एडल्ट्रेटेड। तो एडल्ट्रेटेड कब माना जाता है किसी भी ड्रग को? जब उसके अंदर कोई भी खराब सब्सटेंस जो है वो प्रेजेंट है, तो उसे हम लोग एडल्ट्रेटेड ड्रग कहते हैं। या फिर उसे अनहाइजीनिक कंडीशंस के अंदर बनाया गया है, स्टोर करा गया है, या फिर पैक करा गया है, तो भी वो एडल्ट्रेटेड ड्रग कहलाती है। या फिर उसे किसी दूसरे सब्सटेंस के साथ, मतलब किसी भी तरह की मिलावट उसके अंदर करी गई है, तो भी उसे हम लोग एडल्ट्रेटेड ड्रग कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में आती है स्प्यूरियस ड्रग। तो स्प्यूरियस ड्रग कब होती है? जब उसे किसी दूसरे नाम, मतलब जो उसका ओरिजिनल नाम है, उसे किसी दूसरे नाम के अंदर जो इस ड्रग को सेल करा जा रहा है, तो उसे हम लोग स्प्यूरियस ड्रग कहते हैं। या फिर किसी एक पर्टिकुलर मैन्युफैक्चरर ने उसे बनाया है, बट वो कह रहे हैं कि उसने नहीं, किसी दूसरे मैन्युफैक्चरर ने उस ड्रग को बनाया, तो अगर गलत मैन्युफैक्चरर का नाम देते तो भी उसे स्प्यूरियस ड्रग कहा जाता है। या फिर उस ड्रग को, मतलब उसके कुछ पार्ट को या फिर कंप्लीट ड्रग को ही किसी दूसरी ड्रग से सब्सटीट्यूट कर दिया गया है, तो भी वो स्प्यूरियस ड्रग जो है वो कहलाती है, ठीक है। तो जो ASU ड्रग्स है वो मिस ब्रांडेड, एडल्ट्रेटेड या फिर स्प्यूरियस भी हो सकती हैं। अब ड्रग्स जो है उसकी क्वालिटी ख़राब ना हो, ठीक है, क्वालिटी ख़राब ना हो, इसीलिए जो है शेड्यूल Z के अंदर क्लिनिकल ट्रायल्स वगैरह हो गई, या फिर जो क्वालिटी टेस्ट हो गए, वो सब इसीलिए जो है शेड्यूल Z के अंदर मेंशन करे गए हैं, जिससे कि जो क्वालिटी है ना ASU ड्रग्स की वो बढ़िया रहे, ठीक है, एंड उसके जो इफेक्ट्स है वो भी बढ़िया है। नाउ कुछ पेनल्टीज़ जो कि ASU ड्रग से रिलेटेड है, मतलब उसके मैन्युफैक्चरिंग या फिर सेल से रिलेटेड जो कुछ पेनल्टीज़ हैं, जैसे एडल्ट्रेटेड ASU ड्रग है, आयुर्वेदिक सिद्ध है, यूनानी ड्रग एडल्ट्रेटेड है, तो अगर उसे मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, उसकी कोई भी अगर मिलावट वाली ड्रग की मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, तो उन्हें 1 साल तक की जेल हो सकती है एंड 2000 तक का फाइन हो सकता है, ठीक है। वहीं दूसरी तरफ अगर स्प्यूरियस ड्रग की वो लोग मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, ठीक है, तो उससे 1 से 3 साल की जेल हो सकती है एंड 5000 तक का फाइन हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो रेगुलेटरी इश्यूज़ वाला टॉपिक है, उसके अंदर जितने भी टॉपिक्स दिए गए हैं, शेड्यूल Z हो गए, देन उसके बाद में रेगुलेशन की ज़रूरत क्या है वो हो गया, ठीक है। तो जितने भी टॉपिक्स हमारे पास रेगुलेटरी इश्यूज़ के अंदर दिए गए हैं, साथ साथ 4th यूनिट जो है वो भी यहाँ पर कंप्लीट होती है। हर्बल ड्रग टेक्नोलॉजी का कंप्लीट सिलेबस जो है वो भी यहाँ पर कंप्लीट होता है। 5th यूनिट हम लोगों ने पहले ही डिस्कस कर ली थी, बाकी 1st to 4th यूनिट यहाँ पर हमारी कंप्लीट होती है, ठीक है। तो अगर आपको इस वीडियो के अंदर कहीं भी कोई भी डाउट है, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर नेक्स्ट वीडियो आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे चाहते हो, वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एंड अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए एंड चैनल को सपोर्ट करने के लिए।